हेलो फ्रेंड, मैं स्मार्ट एंडवाल आपसे स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग गाइड क्लासेस के अंदर। तो फ्रेंड, एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए जितने भी अपकमिंग एग्जाम है उनके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेके आया हूं। तो आई होप आपको आज ही क्लास अच्छी लगेगी। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक जरूर करें और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आज ही क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज ही क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आप लोगों के सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है फ्रेंड? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि the theory that is given by फ्लोरेंस नाइटिंगेल की फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कौन सी थ्योरी दी थी। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल की थ्योरी के रिगार्डिंग बात करने से पहले बात कर लेते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को मदर ऑफ नर्सिंग, मदर ऑफ नर्सिंग, लेडी विथ लैम्प के नाम से भी जानते हैं। किस किस नाम जानते हैं? मदर ऑफ नर्सिंग और लेडी विथ लैम्प के नाम से भी इनको जानते हैं। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 12 मई 1820 के अंदर, ठीक है। और डेथ कब हुई थी? वो हुई थी 13 अगस्त 1910 के अंदर। इनके जन्म के कारण इसी दिन अपन हर साल इंटरनेशनल नर्सिंग डे है वो बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इंटरनेशनल नर्सिंग डे है वो सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने थ्योरी दी थी उसका नाम था इन्वायरमेंटल। इन्होंने कहा था कि आपको भाई शुद्ध खाना खाना है, अच्छा पानी पीना है, अच्छे वातावरण में रहना है। लेकिन खुद किसके कारण मर गई? तो वो मर गई कोलेरा के कारण। खुद किसके कारण मरी? तो वो मरी कोलेरा के कारण। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कौन सी थ्योरी दी थी? वो दी थी इन्वायरमेंटल थ्योरी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। और जो 21 प्रॉब्लम थ्योरी है वो दी थी आपके अब्दुल्ला ने, ठीक है। और 40 नीड थ्योरी दी थी वो दी थी आपके वर्जीनिया हेंडरसन ने, वर्जीनिया हेंडरसन ने। और गोल अटेंडेंट थ्योरी दी थी वो दी थी आपके किंग ने। तो ये आपका क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया कि भाई फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन थी, इसका जन्म कब हुआ था, इसकी डेथ कब हो गई थी, कौन सी थ्योरी दी थी। ये सारी चीजें आपको क्लियर होगी। हाँ, इधर मैं बात करूं कि इसको लेडी विथ लैम्प के नाम से क्यों जानते हैं, तो फ्रेंड 1854 के अंदर, 1854 के अंदर एक युद्ध हुआ था, इसका नाम था क्रीमिया वॉर, ठीक है। क्रीमियन वॉर के अंदर इन्होंने क्या की थी, जो वुंडेड सोल्जर होते हैं उनकी हेल्प की थी, उनकी सहायता की थी। तो उस समय लाइट नहीं होती थी, उनके हाथ में एक लैंप हुआ करती थी। उस लैंप के कारण इनको क्या बोलते थे? लेडी विथ लैम्प के नाम से वहां पर उनको जानने लगे, ठीक है। तो आपका इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? पिछले वाले क्वेश्चन की अगर बात करूं मैं आपसे, इसका आंसर सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द सीक्वेंस ऑफ आईपीआर थ्योरी की, जो आईपीआर थ्योरी है उसका सीक्वेंस आप लोगों को बताना है। तो सीक्वेंस बताइए आईपीआर के बारे में। तो पहला क्वेश्चन तो मेरा आप लोगों से यही है कि ये बताओ कि जो आईपीआर थ्योरी थी वो किसने दी थी। आईपीआर थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? तो वो दी गई थी आपके पेपलाव के द्वारा। किसके द्वारा दी गई थी? पेपलाव के द्वारा दी गई थी। सीक्वेंस की बात करें तो पहले आपकी आएगी, वो आएगी प्री इंट्रोडक्टिव, फिर आपकी इंट्रोडक्टिव आती है, फिर आपके वर्किंग फेज आती है, फिर आपकी टर्मिनेशन आती है। तो इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा? प्री इंट्रोडक्टिव सी के अंदर है, फिर इंट्रोडक्टिव ए के अंदर है, फिर आपकी वर्किंग है वो डी के अंदर है, और फिर आपकी बी के अंदर है वो है टर्मिनेशन फेज। तो मेरे हिसाब से ये तो सारे बच्चों को पता था, इतनी चीजें सारे बच्चों को पता थी। अगला मेरा क्वेश्चन वो है आप लोगों से कि जो डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज होता है कि वो डिस्चार्ज की प्लानिंग है वो कौन सी फेज में कर ली जाती है। डिस्चार्ज की प्लानिंग कौन से फेज में कर ली जाती है, इसका आप आंसर करें। जो डिस्चार्ज की प्लानिंग होती है वो कौन सी फेज में डन होती है। तो डिस्चार्ज की प्लानिंग की अगर मैं बात करूं तो डिस्चार्ज की प्लानिंग है वो आपकी इंट्रोडक्टिव फेज में डन हो जाती है। इंट्रोडक्टरी फेज के अंदर डन हो जाती है। फ्रेंड, इंट्रोडक्टिव फेज में डन करने का कारण ये है कि आपकी पहले इंट्रोडक्टिव, प्री इंट्रोडक्टिव आती है, फिर इंट्रोडक्टिव आती है। इंट्रोडक्टिव फेज में पेशेंट को बता दिया जाता है कि आपको डिस्चार्ज यानी आपकी छुट्टी है वो कब करेंगे, ठीक है। फिर आपकी जो वर्किंग फेज आती है, अगर आप ये प्लानिंग नहीं करोगे तो वर्किंग फेज के अंदर दो चीजें अराइज होती है। एक तो ट्रांसपेरेंस रह के काउंटर ट्रांसपेरेंस। ट्रांसपेरेंस का मतलब होता है कि पेशेंट को लगता है
कि जो नर्सिंग स्टाफ है या जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसका कोई ना कोई रिलेटिव है या उसके साथ उसकी रिलेशनशिप है वो डेवलप हो जाती है। ठीक है। और काउंटर ट्रांसफरेंस में क्या लगता है कि नर्सिंग स्टाफ को लगेगा या हेल्थ केयर प्रोवाइडर को लगेगा कि जो पेशेंट है वो उसका कोई ना कोई रिलेटिव है, उन दोनों के बीच में पेशेंट की नर्सिंग स्टाफ की तरफ से पेशेंट के लिए कोई ना कोई रिलेशनशिप है वो डेवलप हो जाती है। तो ये दोनों चीजें काउंटर ट्रांसफरेंस और ये दोनों चीजें आपकी टर्मिनेशन फेज के अंदर दिक्कत करेगी। अब दोनों के बीच में कोई ना कोई रिलेशनशिप डेवलप हो गई है तो वो एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते, छोड़ेंगे नहीं तो वहां पर आपके डिस्चार्ज के अंदर दिक्कत आती है। तो आपसे पूछे कि टर्मिनेशन फेज के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, तो आप बोलोगे ट्रांसफरेंस और काउंटर ट्रांसफरेंस। सीक्वेंस की मैंने आपकी बात कर ही ली। ठीक है। यहाँ मैंने आप लोगों को बता दिया कि भाई डिस्चार्ज है वो आपकी इंट्रोडक्टिव फेज में हो जाता है, काउंटर ट्रांसफरेंस और ट्रांसफरेंस डेवलप होता है, इनके अंदर क्या क्या होता है वो सारी चीजें अपन लोगों ने यहाँ पर बात कर ली। अगला क्वेश्चन है वो आप लोगों के सामने, तो पढ़े इसका आंसर दें कि डिसएडवांटेज ऑफ टर्मिनेशन फेज ऑफ इंटरपर्सनल थ्योरी वाज, कि जो टर्मिनेशन फेज है क्या पूछा है कि आपकी जो टर्मिनेशन फेज है उसका डिसएडवांटेज क्या है। अभी मैंने आपको बताया था थेरापेटिक रिलेशन, ट्रांसफरेंस एंड काउंटर ट्रांसफरेंस, इंट्रोडक्शन विथ फैसिलिटी एंड सेल्फ केयर डेफिशिएंट। तो अपना राइट आंसर कमेंट करें फ्रेंड कि जो आपकी डिसएडवांटेज क्या रहेगा टर्मिनेशन फेज का। डिसएडवांटेज क्या रहने वाला है टर्मिनेशन फेज का, जल्दी से आप कमेंट करें। तो डिसएडवांटेज क्या रहेगा आपकी टर्मिनेशन फेज का, वो रहेगा आपका ट्रांसफरेंस और काउंटर ट्रांसफरेंस। तो यहाँ पर बी आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, जल्दी से आंसर करें। प्लानिंग ऑफ डिस्चार्ज डन इन, कि जो डिस्चार्ज है उसकी प्लानिंग कौन सी फेज में हो जाती है, इंट्रोडक्टिव फेज में, टर्मिनेशन फेज में, प्री इंट्रोडक्टिव में या वर्किंग में। भी मैंने आपको बता दिया था कि प्लानिंग की जो आगे प्लानिंग है वो इंट्रोडक्टिव फेज में हो जाती है। तो आपका ऑप्शन ए है वो यहाँ पर राइट रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। द मोस्ट बेसिक नीड ऑफ बेस्ड ऑन मास्लो बेसिक ह्यूमन नीड हायरार्की, इसकी जो मास्लो की हायरार्की थ्योरी है, मास्लो की जो नीड हायरार्की थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग जो मोस्ट बेसिक नीड है वो कौन सी है। तो आपको कमेंट करना है कि बेसिक नीड कौन सी है। तो एक बार मैं रफली मास्लो की हायरार्की बना लेता हूं और आपको नोट्स में अच्छे से ये मिल जाएगी। तो मास्लो हायरार्की के अंदर मोस्टली आपको 5 बेसिक नीड है वो बताई गई है। तो पहली नीड क्या है, पहली नीड आपकी फिजियोलॉजिकल या फिर बायोलॉजिकल, फिर आपकी सेफ्टी, फिर आपकी है लव एंड बिलोंगिंगनेस, ठीक है, फिर है सेल्फ स्टीम और फिर है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो बेसिक नीड क्या है आपकी यहाँ पर, वो आपकी फिजियोलॉजिकल नीड है, वो आपकी बेसिक नीड है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या चला जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए है वो चला जाएगा कि भाई फिजियोलॉजिकल नीड आपकी बेसिक नीड है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, कंपोनेंट ऑफ नर्सिंग पैराडिगम आर, कि जो नर्सिंग पैराडिगम है, कि जो नर्सिंग के पैराडिगम है उनके अंदर क्या क्या कंपोनेंट है। तो द पर्सन, हेल्थ, एनवायरनमेंट एंड फिजिशियन, हेल्थ, थ्योरी, कॉन्सेप्ट एंड फिजिशियन, द पर्सन, एनवायरनमेंट, हेल्थ एंड नर्सिंग, एंड नर्स, फिजिशियन, हेल्थ एंड कॉन्सेप्ट। तो अपना राइट आंसर कमेंट करें फ्रेंड कि जो पैराडिगम ऑफ नर्सिंग है वो क्या क्या इंक्लूड करते हैं। तो कमेंट करें अपना राइट आंसर, फटाफट कमेंट करें। और फ्रेंड अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे टेलीग्राम चैनल को अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें, वहां पर आपको नोट्स प्रोवाइड करा दी जाते हैं। इसी के साथ साथ आपको वहां पर डेली बेसिस क्विज भी प्रोवाइड किए जाते हैं, क्वेश्चन भी प्रोवाइड किए जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन वहां पर भी आप लोगों को से सॉल्व करवाए जाते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। और क्या बता रहा है पैराडिगम, तो पैराडिगम क्या होते हैं, पर्सन, इन्वायरमेंट, हेल्थ और नर्स, ये आपके पैराडिगम होते हैं किसके, नर्सिंग के। तो ऑप्शन सी है वो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अगर शायद ये क्वेश्चन जिस बच्चे को नहीं आता तो भाई वो तो गलत ही बात रहेगी। इंस्ट्रूमेंट दैट आर यूज फॉर
टेम्परेचर असेसमेंट करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट है वो यूज लिया जाता है? थर्मामीटर, स्टेटोस्कोप, स्पिग्नोमेरोमीटर या पल्स ऑक्सीमीटर? तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन ए है वो आपका राइट रहेगा। ठीक है। तो फ्रेंड अगर मैं मर्करी थर्मामीटर की बात करूं तो मर्करी थर्मामीटर दो टाइप के होते हैं, एक आपका ओरल थर्मामीटर होता है और एक आपका रेक्टल थर्मामीटर होता है। ठीक है। ओरल थर्मामीटर होता है, उसका जो बल्ब वाला पार्ट होता है वो क्या होता है? लॉन्ग होता है। और जो आपका रेक्टल थर्मामीटर उसका बल्ब वाला पार्ट है वो क्या होता है? शॉर्ट होता है। देखिए मान लीजिए आपका थर्मामीटर है, तो थर्मामीटर का जो आगे वाला पार्ट होता है वो तो होता है बल्ब, और पीछे वाला पार्ट होता है वो होता है स्टीम। तो जो ओरल थर्मामीटर है उसका बल्ब वाला पार्ट क्या होता है? लॉन्ग होता है, लॉन्ग होता है, सिलेंड्रिकल होता है। और जो रेक्टल थर्मामीटर है उसका जो बल्ब वाला पार्ट है वो क्या होता है? शॉर्ट होता है। ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट बात करूं थर्मामीटर को क्लीन करने की, तो क्लीन करने के लिए दो फॉर्मूले, एक फॉर्मूला होता है वो होता है आपका लेस कंटामिनेटेड टू हाई कंटामिनेटेड, लेस कंटामिनेटेड से हाई कंटामिनेटेड। तो दो चीज होती है, एक तो आप टेम्परेचर लेने से पहले और एक टेम्परेचर लेने के बाद। तो पहले और बाद की अगर मैं बात करूं तो टेम्परेचर आपने पेशेंट का नहीं लिया है, तो नहीं लिया जब तक आपका जो बल्ब वाला पार्ट है वो क्या है? आपका स्टेराइल है, लेस कंटामिनेटेड बोल सकते हो, स्टेराइल बोल सकते हो। और जो स्टीम वाला पार्ट है वो क्या है? आपका अनस्टेराइल है या कंटामिनेटेड है। तो टेम्परेचर लेने से पहले आप कैसे क्लीन करोगे? वो करोगे लेस कंटामिनेटेड टू हाई कंटामिनेटेड। लेस कौन सा? बल्ब है, और स्टीम क्या है? हाई है। तो कैसे करोगे? बल्ब टू स्टीम क्लीन करोगे टेम्परेचर लेने से पहले। ठीक है। अब बात करते हैं टेम्परेचर लेने के बाद। तो टेम्परेचर लेने के बाद आपका बल्ब क्या हो गया? हाई कंटामिनेटेड हो गया है, और स्टीम क्या है? लेस कंटामिनेटेड है। तो लेस क्या है? स्टीम। तो स्टीम टू बल्ब आप क्या करोगे? क्लीन करोगे। और क्लीन कैसे करोगे? रोटेटिंग मैनर में करोगे ऐसे। और एक बार जो आपने गोज पीस यूज कर ली क्लीन करने के लिए, तो उसको दोबारा से राउंडली आप काम में नहीं लोगे। ठीक है। काम में क्या क्या लेते हो क्लीन करने के लिए? तो आपका डिटॉल होता है, सेवलॉन होता है और लाइजोल होता है। ठीक है। डिटॉल, सेवलॉन और लाइजोल होता है। इनका जो रेशियो होता है वो कितना होता है? 1:40 डिटॉल का, 1:40 सेवलॉन का, और 1:20 वो रहता है आपका लाइजोल का। टाइमिंग की बात करें तो डिटॉल से आप 5 मिनट करोगे, सेवलॉन से आप 3 मिनट करोगे, और लाइजोल से आप 5 मिनट करोगे। तो ये आपका टाइमिंग रहने वाला है। आप एक बार इन चीजों को पढ़ें, और आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, तो नोट्स के अंदर आप और अच्छे से इन चीजों को समझ लोगे। ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर थर्मामीटर है वो राइट चला जाएगा, तो ऑप्शन ए है वो आपका यहाँ पर राइट रहेगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगर मैं बात करूं, when the body temperature rise 105 डिग्री फॉरेनहाइट up above it is cold, कि पेशेंट का टेम्परेचर है वो 105 डिग्री या इससे ज्यादा हो गया, तो इसको आप क्या बोलोगे? हाइपर पायरेक्सिया बोलोगे, लो पायरेक्सिया बोलोगे, हाई पायरेक्सिया बोलोगे, या ट्राइगर बोलोगे? तो अपना राइट आंसर कमेंट करें फ्रेंड, क्या बोलोगे इसको आप? तो क्या बोलेंगे फ्रेंड अपन इसको? तो इसको अपन बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे, क्या बोलेंगे? 105 ज्यादा हो गया तो इसको बोलेंगे हाइपर पायरेक्सिया। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ए रहेगा। ठीक है फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। ठीक है। और कल की क्लास के अंदर मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा, जहां पे मैं पायरेक्सिया को बताऊंगा कि पायरेक्सिया कौन कौन से होते हैं, कितने कितने टाइप होते हैं, इनके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा।